टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सो फॉर एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कंसर्न। तो आज यही दो कंसेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल नंबर 1। लेट्स कंसिडर a horizontal surface or a horizontal table. Okay, suppose this is a horizontal table, and now take a rectangular block of wood and place that block on the surface of the table. ये रख दिया हमने टेबल पे। Is this clear? Okay, ये हमने टेबल पे रख दिया। अब देखिए the block is at rest, ठीक है? So it doesn't mean that there is no force acting on it. It is at rest. यहाँ पे रेस्ट पे है, still there are number of forces acting on it. कौन कौन सा फोर्स? Two forces are acting on it. Number one is the weight of the block which is acting vertically downwards. It is due to the gravitational pull of Earth. And the second is the normal reaction, R. Okay, this is the normal reaction. It is the push exerted by the table on the block. Is this clear? In direction normal of the surface in contact. Therefore, this is called normal reaction. So this represents the normal reaction R. Is this clear? Okay. अब देखिए, as the block is at rest, block तो rest पे है. There are two forces acting on it. अब इन फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं, मगर स्टिल ब्लॉक इज एट रेस्ट। ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो वेट ऑफ द ब्लॉक है इसको जो नॉर्मल रिएक्शन है वही बैलेंस कर रही है, ठीक है ना? सो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक। कीप इट नंबर 1। ओके, अब हम इस डायरेक्शन में इस पर एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये हमने एफ डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज द अप्लाइड फोर्स। जो ही हम स्मॉल अप्लाइड इस फोर्स इस पे ब्लॉक पे अप्लाई करेंगे, ये ब्लॉक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लाइन सेकंड लॉ मूव करना चाहिए। इट इज एट रेस्ट, ये मूव करना चाहिए, ठीक है ना? इट शुड कम इनटू मोशन। यस, इट शुड स्टार्ट मूव अलोंग द सरफेस ऑफ टेबल। पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इट इज बिकॉज ऑफ एन अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले। उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एज यू नो, ठीक है ना? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, और वो कहां पे एक्ट करता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। इज दिस क्लियर? और किस डायरेक्शन में? इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? तो यहां पे दिखाएंगे तो वो यहां से एक्ट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ दैट कम्स इनटू प्ले। इज दिस क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया बहुत बार, तो यहां दोबारा इसका जिक्र हो रहा है। अब अगर हम ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके बराबर होगा? ये इट वुड बी इक्वल टू व्हाट? अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड इसका बराबर होगा किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। इज दिस क्लियर? बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है ना? इज दिस क्लियर टू यू? दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काउंटर बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स। अब अगर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? इससे क्या होगा? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ब्लॉक ने मूव नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हुआ बाय द सेम अमाउंट, ठीक है ना? अगर फिर से हम इंक्रीज करेंगे अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अगर उस इंक्रीज फोर्स से फिर भी ब्लॉक ने मूव नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हुआ बाय द सेम अमाउंट, ठीक है ना? So it is due to this reason, as you know, that this force of friction, इसको कहते हैं static friction. This static friction is this self-adjusting force. It is a self-adjusting force. ठीक है ना? ये जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ये भी एडजस्ट हो रहा है in order to counterbalance the applied force. Is this clear? अगर ऐसा ही करते जाएंगे तो फाइनली एक स्टेज आ जाएगी, ठीक है ना? तो कौन सी स्टेज? अब अप्लाइड फोर्स इतना होगा कि उसके बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे, हल्का सा फोर्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल, ठीक है? तो उसके बाद ब्लॉक मूव करेगा। तो वो स्टेज, उस स्टेज पे जो फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है, अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है,
मगर ये तैयार है कि ये मूव करे, अगर तो हल्का सा फोर्स भी अप्लाई करेंगे उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो होगा मैक्सिमम, एज यू नो, एंड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन, सपोज FL इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इतना बड़ा, ठीक है. मान लीजिए दिस इज द स्टेज, ये वो स्टेज है, ठीक है. अब इतना फोर्स हमने अप्लाई किया, इतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, और वो मैक्सिमम है. इसके बाद हल्का सा भी अप्लाइड फोर्स अगर हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, तो लिमिटिंग जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फर्दर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा. देन द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ टेबल. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. सो ये स्टेज, इस स्टेज पे हम डिस्कस करेंगे. इस स्टेज पे पहले हमने ब्लॉक को इस स्टेज पे लाया, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेज of maximum static friction. Stage of maximum static friction. ये कौन सी स्टेज है? State of maximum static friction. अब यहाँ पे maximum static friction है, यानी कि limiting friction है. Is this clear to you? तो इस स्टेज पे हमने इसको लाया. अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? Suppose this is force of limiting friction, this is a reaction, and the reaction is represented by, suppose, OA, and the force of limiting friction is represented by OB. ठीक है? These are the two forces, both are perpendicular to each other. One is normal reaction, second is the force of limiting friction. Is this clear? At the stage of maximum static friction. Okay? And now, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? We will calculate the resultant of limiting friction and नॉर्मल रिएक्शन. दोनों का रिजल्ट देखेंगे क्या है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ज्योमेट्रिकली, एज बाय कंप्लीटिंग ए पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है. कौन सा पैरेललोग्राम? एक लाइन यहां से ड्रा करेंगे, इक्वल एंड पैरेलल टू OB, इक्वल एंड पैरेलल टू OB, एंड दूसरी लाइन यहां से ड्रा करेंगे, equal and parallel to OA. Is this clear? ये हमने ड्रा किया 2 लाइन्स. ओके, यहाँ पे इसका नाम रखेंगे C. So AC is equal and parallel to OB and BC is equal and parallel to OA. Is this clear? Okay. So this is a parallelogram. ये हमने parallelogram complete कर दिया. And now after completing the parallelogram, यहाँ पे हम यूज करेंगे parallelogram law of vectors. According to parallelogram law of vectors, as you know, if two vectors be completely represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their result is represented by the diagonal. ठीक है ना? Drawn from the O. यहाँ से हम ड्रा करेंगे डायगोनल, और वही डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है? This is the diagonal. Okay, and this diagonal represents what? Resultant of F, L, and R. This represents F, L plus R vector. Vector sum of the two. That is the force of limiting friction and the normal reaction. Is this clear? अब ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट देखेंगे कि ये कितना एंगल बनाता है किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ. उसका नाम रखेंगे थीटा. एंड दिस थीटा इज व्हाट वी कॉल, इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ friction. This angle is called angle of friction. So कौन सा angle angle of friction कहलाता है? Angle between the resultant of force of limiting friction and the normal reaction with the normal reaction is called angle of friction. Is this clear? कैसे define करेंगे अब? Angle of friction. Angle of friction. कैसे डिफाइन होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces in contact is
defined as the angle which the resultant of force of limiting friction and force of limiting friction F, L, and the normal reaction R makes with the direction of the normal reaction. Is this clear? This is the definition for the angle of friction. अब ये एंगल जो है ये किसके दरमियान एंगल है? It is the angle between the resultant of force of limiting friction and normal reaction. किसके साथ? With the direction of normal reaction. Is this clear? तो वही लिखा हमने, इसी को कहते हैं angle of friction. Angle of friction between two surfaces in contact is defined as the angle which the resultant of force of limiting friction and the normal reaction makes with the direction of the normal reaction. This is what we call angle of friction. इसको कहते हैं angle of friction. Is this clear? And now let me tell you one thing here. जो angle of friction है, it depends upon the nature of surfaces and nature of material of surfaces in contact. जो इस ब्लॉक का सरफेस, यहाँ पे ब्लॉक मैंने ले लिया और टेबल ले लिया, इनके जो सरफेस आप टच कर रहे हैं उनका नेचर क्या है और किस मटेरियल का है. Is this clear to you? ये उस पर डिपेंड करता है. ठीक है? Okay, अब इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए. सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे रिलेशन. Okay, now consider this right triangle and right triangle AOC. ये AOC जो right angle triangle है, and this right angle triangle tangent of theta is equal to tangent theta. यहाँ पे देखें किसके बराबर है? This is theta here, angle, reference angle. And therefore this is perpendicular, this will be the base, and this is hypotenuse according to this reference angle theta. So tangent theta is equal to perpendicular divided by base. What is perpendicular? It is AC divided by base. Base is OA. Is this clear? Or as you know that AC is equal and parallel to what? OB. तो AC के बदले OB लिखेंगे and divided by OA. Is this clear? Okay. What is OB? OB is FL. खाली मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे. Divided by OA, it is R. Is this clear? Okay. So tangent theta is equal to FL divided by R. So what is this FL divided by R? It is the ratio between force of limiting friction and the normal reaction. And this ratio for given pair of surface in contact is constant. And this constant is called coefficient of limiting friction. Mu L से represent करते हैं, खाली mu से represent करते हैं. Is this clear to you? जरूरी नहीं कि हमेशा L से दिखाएं, खाली F से भी दिखाते हैं. ठीक है? So tangent theta is equal to coefficient of limiting friction mu. Is this clear? This is the expression. Or we can write as इस तरह भी लिख सकते हैं. Mu is equal to tangent of theta. Is this clear? तो इससे theta के लिए expression निकलेगी, that is tan inverse of mu. Is this clear? So with the help of this relation, you can get, if you know the coefficient of limiting friction, जैसे कि पहले मैंने बता दिया, जो angle of friction है, it depends only on what?
the nature and nature of surface and the nature of material of the surface in contact. Is this clear? ठीक है ना? जैसे कि mu है, coefficient of limiting friction depends on what? It depends upon the nature of surface and nature of material of the surface in contact. So it means that जो theta है, angle of friction है, वो भी इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है. Is this clear to you? Okay. अब यहाँ पे एक और डिफिनेशन मिलेगी किसके लिए? एक तो हमने डिफाइन किया था कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरह से, रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल डायरेक्शन. यहाँ पे एक और डिफिनेशन मिलेगी इसके लिए. कोएफिशिएंट ऑफ limiting friction between the two surfaces in contact is equal to what? Tangent of the angle of friction between them. Is this clear? So यहाँ पे लिखेंगे thus coefficient of limiting friction between two surfaces in contact is equal to the tangent of the angle of friction between them. Is this clear? यह होगी एक और डेफिनेशन कोएफिशिएंट of limiting friction के लिए between the two surfaces in contact. It is tan of theta. Theta is angle of friction. Tangent of angle of friction. Is this clear? वो इसके बराबर भी होता है. इस तरह भी कोएफिशिएंट ऑफ limiting friction हम मेजर कर सकते हैं. Is this clear to you? Okay. ये हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है.